डिसेबल को एक तरह से सिंपैथी के तौर पे इस्तेमाल किया जाता था। वो पूरी तरीके से पब्लिक भी नहीं था, आधा प्राइवेट था। तो वहाँ पे बेसिकली उनका ये एम रहता था, ये मोटिव रहता था, टारगेट, कि कैसे उनसे डिसेबल लोगों से पैसे जनरेट किए जा सकते हैं। और मैंने ग्लोबल आईटी चैलेंज में रिप्रेजेंट भी किया था इंडिया को, और ना सिर्फ रिप्रेजेंट किया, 2021 में मैंने बेस्ट अवार्ड भी अपने नाम किया, जो कि यहाँ के टीचर्स ने ही मुझे पढ़ाया था। जो सब मिला मुझे यहाँ के टीचर्स से ही मिला। पूरा श्रेय हमारे स्कूल के टीचर्स को, सभी को देना चाहूँगा, फ्रेंड्स को, क्योंकि उनके साथ मैंने मिल के कोविड टाइम पे तैयारी की हम लोगों ने। ये उम्मीद थी कि एक वक्त के बाद मुझे दिखने लगेगा, लेकिन जो हो नहीं पाया। इसके अलावा मेरी आँख निस्टैग्मस बोलते हैं जिसे, कंटिन्यूसली मूव करती है, जिसकी वजह से मैं फोकस होके देख नहीं पाता हूँ। और कई बार ये जब मैं बोल रहा होता हूँ तब भी मेरे को दिक्कत आती है। कंटिन्यूसली मूवमेंट होता है तो मैं ध्यान मेरा डिस्ट्रैक्ट होता हूँ मैं बोलते वक्त। तो ये चीज़ें मेरे साथ वैसे भी होती है, पर अब मैं सीख चुका हूँ इसको डील कैसे किया जाए इससे। क्योंकि मेरी मम्मा भी अपनी एजुकेशन नहीं ले सकी थी, तो उन्हें पता था कि एजुकेशन ना लेने के बाद क्या होता है, किस तरह से जब पेरेंट्स नहीं रहते हैं तो किस तरह की तकलीफ़ों से, किस तरह की चीज़ों से गुजरना पड़ता है। तो वो हमेशा से चाहती थी कि हम पढ़े लिखे और इंडिपेंडेंट बने। 91.2 NIVH छलूधून लेकर आया है अपने आप में एक अनोखी और दिल को छू जाने वाली कार्यक्रमों की सीरीज मेरी बात। 91.2 NIVH छलूधून के सभी सुनने वाले श्रोताओं का मैं संदीप पिलखवाल तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं। आज के इस खास कार्यक्रम मेरी बात सीज़न 2 के नए एपिसोड में आज के हमारे ख़ास मेहमान जिनको हम आपसे रूबरू कराने के लिए लाए हैं, वे हैं केवल कृष्ण शर्मा जी। केवल जी, बहुत बहुत स्वागत है पहले तो आपका। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ पे मौका देने के लिए। तो केवल जो कि स्वयं भी एक दृष्टिबाधित, एक फ़िलहाल के समय में छात्र हैं और पढ़ाई पूरी कर रहे हैं अपनी, तो हम इन्हीं से सुनते हैं कि किस तरह का इनका सफ़र रहा और अभी और आगे के इनके क्या उद्देश्य हैं, क्या ये कामनाएं हैं जो ये पूरी करना चाहेंगे। केवल जी, पहले तो सबसे पहले आप अपने स्कूल के दिनों के बारे में बताएं हमें थोड़ा। स्कूल मेरा मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल फॉर द विजुअली हैंडीकैप्ड, MSVH, जिसको अब मॉडल स्कूल फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद विजुअल डिसेबिलिटीज़, जो नाम चेंज हो चुका है बेसिकली। जी। तो वहाँ पे मेरा सफ़र शुरू हुआ 2009 में। मेरी फैमिली में हम 4 लोग विजुअली इम्पेयर्ड हैं। मैं, मेरी मम्मा, मेरे भाई, मेरी बहन, मेरी बड़ी बहन। तो हम लोग को बाय बर्थ ये प्रॉब्लम थी, और क्योंकि मेरी मम्मा भी अपनी एजुकेशन नहीं ले सकी थी, तो उन्हें पता था कि एजुकेशन ना लेने के बाद क्या होता है, किस तरह से जब पेरेंट्स नहीं रहते हैं तो किस तरह की तकलीफ़ों से, किस तरह की चीज़ों से गुजरना पड़ता है। तो वो हमेशा से चाहती थी कि हम पढ़े लिखे और इंडिपेंडेंट बने। जी। वैसे मेरे पापा थे जो सोचते थे कि वो हमेशा हमारी ढाल बनकर खड़े रहेंगे। उनकी गवर्नमेंट जॉब थी, तो वो सोचते थे कि वो हमें हमेशा दुनिया से जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनसे बचा के रखेंगे। लेकिन मेरी मम्मी का मानना था कि इनको खुद को इस काबिल बना दो कि इन्हें प्रॉब्लम खुद से डील करेंगे उनसे। जी। तो ये सोच के साथ में मेरी मौसी जी ने देहरादून में यहाँ पे जब स्कूल देखने आए, विज़िट करने आए मेरे मम्मी पापा, तो उनका हेल्प की। तो उनकी हेल्प से ये पॉसिबल हो पाया कि मेरा यहाँ पे एडमिशन हुआ, और वही 2009 से ये सफ़र शुरू हुआ था। जी, तो सबसे पहले तो हैट्स ऑफ है आपकी मम्मी को, क्योंकि उन्होंने जिस तरह का संघर्ष एक खुद भी विजुअली इम्पेयर्ड होने के साथ साथ, और ख़ुद की अपनी परिस्थितियाँ होती हैं, खुद के अपने चैलेंजेस होते हैं, उनको उनसे डील करते हुए जिस तरह से आप बाकी बच्चों की, तो पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आप, जैसा कि आपने बताया कि आप आपके परिवार में जो है 4 लोग आप दृष्टिबाधित हैं, तो 3, एक आपकी मम्मा और 3 आप भाई बहन। तो क्या आप 3 भाई बहन के अलावा कोई और भाई बहन जो हैं सामान्य जिनकी दृष्टि? हाँ, बिल्कुल। मेरी एक छोटी सिस्टर है जिसको ऐसी दृष्टिबाधित नहीं है, जो
पूर्णतः जी, देख दृष्टिवान सकती है, हैं, बिल्कुल। दृष्टिवान है, पूरी तरह से देख सकती हैं। बेसिकली ये मेरे को माइक्रोकॉर्निया था जो पूरी तरीके से विकसित नहीं हो सका था। इसके अलावा स्यूडोफेकिया जिसे हम बोलते हैं, आर्टिफिशियल लेंस मेरी आंखों में डला हुआ है। ये उम्मीद थी कि एक वक्त के बाद मुझे दिखने लगेगा, लेकिन जो हो नहीं पाया। इसके अलावा मेरी आंख निस्टैग्मस बोलते हैं जिसे, कंटिन्यूअसली मूव करती है, जिसकी वजह से मैं फोकस होके देख नहीं पाता हूँ। और कई बार ये जब मैं बोल रहा होता हूँ तब भी मेरे को दिक्कत आती है। कंटिन्यूअसली मूवमेंट होता है तो मैं ध्यान मेरा डिस्ट्रैक्ट होता हूँ मैं बोलते वक्त। तो ये चीज़ें मेरे साथ वैसे भी होती है, पर अब मैं सीख चुका हूँ इसको डील कैसे किया जाए इससे, और बस यही है। तो आप अभी मतलब आंशिक रूप से कुछ तो देख सकते हैं ना? बिल्कुल मैं देख सकता हूँ, लेकिन जो जितने भी इक्विपमेंट्स है अभी तक, जितनी टेक्नोलॉजी आई है, उनके ज़रिए से मेरी आँख की रीडिंग आ नहीं पाती कि मुझे दिखाई कितना देता है। जी हाँ, क्योंकि वो कंटिन्यूअसली मूवमेंट होता है, तो आई रीडिंग मशीन में स्कैनर में आ नहीं पाती है। तो ये तो हुई दृष्टिबाधिता की बात। तो आप थोड़ा अपनी शिक्षा पर भी थोड़ा सा प्रकाश डालें कि पहले तो आपका इंटरेस्ट कैसे, कितना था, और किन चीज़ों ने आपको मोटिवेट किया? मतलब जिस तरह से आप पढ़ाई, जिस तरह से आपने अभी बताया बैक स्टेज मुझे कि आपने बहुत अच्छी खासी मतलब शिक्षा हासिल कर ली है, तो क्या आप शुरू से स्टूडियस थे या फिर आपका इंटरेस्ट धीरे धीरे हुआ, मतलब ग्रेजुअली बढ़ा? देहरादून में आने से पहले मैं एक ऐसे स्कूल में पढ़ता था जहाँ पर सिर्फ ब्रेल सिखाई जाती थी, चेयर केनिंग सिखाई जाती थी। बेसिकली वहाँ पर डिसेबल को एक तरह से सिंपैथी के तौर पे इस्तेमाल किया जाता था। वो पूरी तरीके से पब्लिक भी नहीं था, आधा प्राइवेट था। तो वहाँ पे बेसिकली उनका ये एम रहता था, ये मोटिव रहता था, टारगेट, कि कैसे उनसे डिसेबल लोगों से पैसे जनरेट किए जा सकते हैं। तो ऐसे मेरी शुरुआत हुई थी। वहाँ पे डोनेशन से खाना आता था, काफ़ी चीज़ें होती थी, लेकिन पढ़ाई अच्छी नहीं होती थी और मैं वहाँ पे पढ़ने में बहुत ख़राब था, मतलब सबसे लास्ट में क्लास में आता था। लेकिन जब मैं देहरादून में आया, मैंने ब्रेल सीखी। मुझे हिंदी तो पढ़ाई गई थी, पहले से ही मैं आती थी मुझे हिंदी, लेकिन इंग्लिश मैंने यहीं पे आके सीखी। सेकंड क्लास में मेरा एडमिशन हुआ था 2009 में। तो मैंने पढ़ाई की, और मेरी मम्मी का सपना था, क्योंकि वो लो विजन थी, वो पढ़ नहीं सकी। हालांकि मेरी खुद की जो नानी थी वो प्रिंसिपल थी स्कूल की, लेकिन उसके बाद भी मेरी जो माँ हैं, मेरी जो मम्मा हैं, वो अपनी पढ़ाई नहीं कर सकी थी, फॉर्मल एजुकेशन नहीं ले सकी थी। हाँ, तो मैंने यही सोचकर पढ़ाई में अपनी जी जान लगाई कि क्योंकि इतने दूर आया हूँ मैं, जिसके लिए आया हूँ, अगर वो नहीं करूँगा तो मुझे लगता था कि मैं खुद के साथ एक तरह से जस्टिस नहीं कर रहा हूँ, अगर मैं फैमिली से इतनी दूर रह रहा हूँ। तो मेरा शुरू से इंटरेस्ट था पढ़ाई में, कुछ चीज़ों में, मैथ साइंस हो गया, काफ़ी सब्जेक्ट्स में, इंग्लिश मुझे सीखने में, बोलने में, और ख़ास तौर पे मुझे लोगों को जब मैं न्यूज़ वगैरह सुनता था तो उनको कॉपी करने में बहुत इंटरेस्ट आता था कि किस तरह से, तो जी, मतलब कि किस तरह से वो पढ़ रहे हैं, किस तरह से पढ़ रहे हैं। और क्लास में भी 3rd 4th क्लास के बाद जब मैं पढ़ना अच्छा लग गया था, रीडिंग स्किल्स मेरी इम्प्रूव हुई थी, तो उसके बाद मैं क्लास में रेगुलरली, जैसे जब पढ़ाया जाता था, सबकी एक एक करके टर्न आती थी, तो मुझसे बच्चे चाहते थे कि थोड़ा ज़्यादा पढूं मैं कई बार, क्योंकि उनको इंटरेस्ट आने लगा था रीडिंग की वजह से। बिल्कुल, आपकी आवाज़ में वो कशिश है, मतलब अभी सुनाई भी दे रहा है, और जो श्रोता हमारे सुनेंगे तो उन्हें ये पता चलेगा आवाज़ सुन के कि कशिश वाली आवाज़ जो है, जिसे एक प्रभावशाली एक आवाज़ के तौर पे जाना जाना चाहिए, उस तरह की आवाज़ तो आपकी खैर है। तो खैर आवाज़ पर अब लौटते हैं। तो क्या आपने भी ये चीज़ पहचानी है कि आपकी आवाज़ का प्रभाव कुछ खास है, तो आप कुछ पढ़ाई के अलावा भी कुछ कर रहे हो, मतलब जैसे? हाँ, पढ़ाई के अलावा मैंने थोड़ा बहुत स्कूल टाइम पे ही, क्योंकि एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ वगैरह, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती थी स्कूल में, तो जैसे म्यूज़िक हो गया, ऑर्केस्ट्रा की क्लासेस होती थी। ये बहुत अच्छी खासियत है हमारे जो मॉडल स्कूल है, उसकी खासियत है कि आप पढ़ाई के अलावा वो सारी चीज़ें भी कर सकते हैं, चाहे आप स्पोर्ट्स हो। मैं स्पोर्ट्स वगैरह में भी इंटरेस्ट लेता था उस वक्त पे, सिर्फ इस हद तक कि मेरी जो हेल्थ है वो एक ठीक बनी रहे। बिल्कुल। और म्यूज़िक भी मैंने किया, कंप्यूटर स्किल्स मैंने इम्प्रूव की अपनी, और मैंने ग्लोबल IT चैलेंज में रिप्रेजेंट भी किया था इंडिया को, और ना सिर्फ रिप्रेजेंट किया, 2021 में मैंने बेस्ट अवार्ड भी अपने नाम किया, जो कि यहाँ के टीचर्स ने ही मुझे पढ़ाया था। जो सब मिला मुझे यहाँ के टीचर्स से ही मिला, यहीं से मैंने लिया, और यहीं को मैं अभी भी पूरा श्रेय हमारे स्कूल के टीचर्स को, सभी को देना चाहूँगा, फ्रेंड्स को, क्योंकि उनके साथ मैंने मिल के कोविड टाइम पे तैयारी की हम लोगों ने,
ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर करके, जबकि उस टाइम ऐसे हालात थे नहीं, लेकिन उसके बाद भी हर संभव कोशिश की स्कूल की तरफ से भी और स्टूडेंट्स जो फ्रेंड सर्कल थे। जी। तो और चीज़ों में भी मेरा इंटरेस्ट है, जैसे यूट्यूब चैनल पे भी मैं वीडियोस डालने लगा था, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कि शुरू से ही मैं कॉपी करने लगा था। तो मैं 3rd 4th क्लास में होता था उस टाइम पे, क्योंकि दूर थे हम फैमिली से, हरियाणा से बिलोंग करता हूँ मैं, हिसार से। जी। तो घर बात करने के लिए तो फ़ोन में रिकॉर्डिंग करते थे। उस टाइम पे बहुत कुछ केबी का स्टोरेज होता था फ़ोन में, तो उसमें मैं रिकॉर्डिंग करके उसको सुनता था बार बार कि करेक्शन कहाँ हो सकता है, क्या चीज़ें होती है। कई हमने प्ले बनाने की कोशिश की, जैसे पानी की आवाज़ सुनाने के लिए, तो हमने नल को खोल के उसमें फ़ोन चलाया, उसके पास फ़ोन रख के चलाया ऐसे, क्योंकि उस टाइम पे उतनी एडिटिंग तो नहीं होती थी जो आज है, वर्तमान समय में हम कर सकते हैं। तो हर संभव कोशिश, हर तरह के एक्सपेरिमेंट उस वक्त पे किए मैंने। 2016-15 के आसपास मैंने अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया, कंटेंट डालना शुरू किया। अभी भी मेरा यूट्यूब चैनल के क्रिश्चियंस के नाम से चल रहा है, जिसपे मैं इंक्लूसिव कंटेंट, ख़ासतौर पर डिसेबल्ड पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ को लेकर जो भी अवेयरनेस फैलाने वाली वीडियोस होती है, चाहे वो व्हील चेयर से रिलेटेड हो, चाहे वो लिफ्ट में कैसे चल सकते हैं, या वाइट केन क्यों यूज़ करनी चाहिए, सभी तरह का कंटेंट है उसमें। जी। तो मैं यूट्यूब पर ही, आपके यूट्यूब चैनल के ऊपर ही आने वाला था कि जैसे आपने यूट्यूब चैनल जब आपने सोचा बनाने का, तो पहले तो उसके पीछे की क्या प्रेरणा थी, मतलब कैसे आपने सोचा कि यार यूट्यूब चैनल बनाता हूँ, और कंटेंट को लेके, क्योंकि आप बहुत आसानी से ये कर सकते थे कि आप कोई, मतलब जैसे होता है ना कि म्यूज़िक, शायरी, इस तरह से, मतलब शायरी, मतलब किसी और की शायरी सुना के अपने आवाज़ में डाल दी, हालांकि तो, लेकिन आपने कैसे सोचा कि आप इस तरह का कंटेंट बनाएंगे? और उससे भी जो इम्पोर्टेंट सवाल है वो ये है कि जो आपके साथ पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो चाहे वो दृष्टिवान हो या दृष्टिहीन, उन लोगों का क्या रिएक्शन होता है आपके यूट्यूब चैनल के वीडियोस पर? मेरी मम्मा ने मुझे बताया था कि क्योंकि जैसे मैं रिकॉर्डिंग्स करता था, हम घर पे भी जाते थे, तो किसी को राजा बना के, किसी को राजकुमार बना के, ऐसे ऐसे वीडियोस एडिट करता था मैं। और उस वक्त मेरी बहुत पतली आवाज़ हुआ करती थी, जब मैं 5th 6th क्लास के आसपास तक मेरी बहुत पतली आवाज़ थी। तो मेरी मम्मा ने मुझे बताया कि जब इस तरह के शोज़ तुम बनाते हो, तो तुम्हें यूट्यूब, जो कि फ्री प्लेटफॉर्म है, तुम्हें प्लेटफॉर्म मिल जाएगा, ज़्यादा लोगों तक रीच भी पहुंच सकती है, तुम ज़्यादा लोगों तक, वाइडर रेंज तक पहुंच सकते हो इसके ज़रिए। और मैं जो प्ले वगैरह रिकॉर्ड करता था, एडिटिंग वगैरह, जैसे एडिटिंग हम वैसे तो नहीं करते थे, हम पीछे से किसी दूसरे फ़ोन में बैकग्राउंड म्यूज़िक के लिए फ़ोन में रिंगटोन चला देते थे। बिल्कुल। तो इस तरह के एक्सपेरिमेंट जब हम करते थे, तो वो रिकॉर्डिंग्स काफ़ी लोगों तक स्कूल में ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाती थी, पहुँच जाती थी। तो सभी ने कहा कि इसे तुम्हें करना चाहिए आगे, इसको जिस तरह से। और जब मैं 3rd क्लास में था, तो यहाँ पे जो ऑडियो लाइब्रेरी थी, तो वहाँ पे मुझे एक बार अपॉर्चुनिटी मिली, एक प्ले था, एक अंकुर नाम की कैसेट आया करती थी, तो उसमें मुझे एक रोल करने का मौका मिला था। मैं था कटहल का फल था, जिसमें एक गधा होता है, वो मेहनत का फल ढूंढ रहा, तलाश कर रहा होता है, तो वो अलग अलग पेड़ों के पास जाता है, उसे लगता है कि वो कोई मेहनत का मीठा फल क्या चीज़ होती है, मैं भी ढूंढता हूँ। तो उसमें मैं मीठा फल तो नहीं था, पर कटहल का फल का मैंने रोल किया था। तो मैं वहाँ पे फल बोल रहा था, फल, कटहल का फल। तो मुझे यहीं पे करेक्ट करा है, फल नहीं, फल। बिल्कुल। फल होता है वो, फल। फूल होता है, फूल, फूल नहीं, फूल। फूल अंग्रेजी वाला हो जाता है, और फूल। तो इस तरह की चीज़ें मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लगती थी जब इस तरह की। इसी के साथ मेरे को 2018 में एक और अपॉर्चुनिटी मिली, जो राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 आया है, उसको लेकर एक प्ले हुआ था, नई दिशा, एक नई दिशा करके। तो उसमें दीपांकर सर, चेतना मैम, इन लोगों ने काफ़ी एफर्ट्स डाल के हमें स्क्रिप्ट प्रोवाइड की, फिर उसे हमने कुछ ब्रेल में किया, मैंने लार्ज प्रिंट में रखा उसे, उसको रिकॉर्ड किया, मॉड्यूलेशन, वॉइस मॉड्यूलेशन कैसा होना चाहिए, दुखी हूँ तो कैसा, सारी चीज़ें, वो एक एक जो टेक्निकलिटीज़ है, जो जो छोटी छोटी बारीक चीज़ों पे काम करके उन्होंने मुझे सिखाया, तो वो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। तो मुझे लगा यूट्यूब पे ये सब चीज़ें जानी चाहिए, तो मैंने शुरुआत की यूट्यूब चैनल की। आज वर्तमान समय में, हालांकि मैं रेगुलर नहीं हूँ, क्योंकि मैंने बताया, माफ़ी चाहूँगा उसका जवाब नहीं दे सका मैं आपके सवाल का, कि वर्तमान समय में क्या कर रहा हूँ। तो मेरी पढ़ाई चल रही है साथ साथ, तो मैं एक तरफ यूट्यूब को जब वक्त मिलता है तो यूट्यूब पे कंटेंट भी अपलोड करता हूँ इन्फॉर्मेटिव, और साथ में मैं पढ़ाई भी कर रहा हूँ।
हाँ वही मैं उस तरह से पूछ भी नहीं पाया था कि पढ़ाई मतलब क्या कर रहे हैं आप अभी। मैंने यहाँ से पहले NIVH देहरादून के मॉडल स्कूल से अपनी स्कूलिंग की। उसके बाद ग्रेजुएशन मैंने रामजस कॉलेज से किया, BA प्रोग्राम। पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री के मेरे सब्जेक्ट्स हुआ करते थे। उसके बाद मैंने मास्टर्स किया JNU से, स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ से, पॉलिटिक्स विद इंटरनेशनल स्टडीज़ एक मास्टर्स का कोर्स हुआ करता है JNU में। वहाँ से मैंने मास्टर्स किया और वर्तमान समय में मेरा अभी कल ही मुझे पता चला है कि मेरा PhD में शॉर्टलिस्ट हुआ हूँ। मैं PhD में एडमिशन हुआ है डिपार्टमेंट ऑफ ईस्ट एशियन स्टडीज़ में दिल्ली यूनिवर्सिटी से। तो आगे इसी पे काम करने की फिलहाल तो बहुत बहुत पहले तो बधाई आपको आपकी PhD के इनरोल होने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। और अब थोड़ा लौटते हैं कि पढ़ाई के इतर, क्योंकि आप बिल्कुल जैसा कि आपने बताया और आप काफ़ी मतलब आपका पढ़ाई में बहुत अच्छा रुझान दिखाई देता है। पढ़ाई के इतर आपके क्या शौक हैं, मतलब क्या? मुझे पोइट्रीज पढ़ना बहुत पसंद है, बेहद। मैं हर कवि को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। फैज़ हो गया, फराज हो गए, जॉन एलिया हो गए, और भी ये बहुत तो जाने माने, मतलब बिल्कुल ये जाने माने हैं। लेकिन और भी जो भी मेरे को मिलता है, अब इन दिनों कात्यायनी को पढ़ रहा था मैं। ब्रेटोल्ट ब्रेश्ट करके एक जर्मन पोएट हैं, उनकी भी मैंने बहुत सी हिंदी में जो ट्रांसलेटेड बुक्स हैं वो पढ़ी, कविताएं पढ़ी। और भी बहुत सारे कवि हैं जिनको मैं पढ़ रहा हूँ, दुष्यंत कुमार हो गए। तो सभी तरह के मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ अभी जॉनरा, जो पोइट्री का अलग अलग तरह के टाइप्स होते हैं, सब तरह की मैं। जी बिल्कुल, थोड़ा बहुत शौक मैंने भी रखा है। लेकिन मैं ये जानना चाहूँगा इसी बात पे, जब सवाल जब आपने जवाब दिया तो इस पर बात निकली कि जैसे आपने कहा कि आप एक ट्रांसलेटेड पोइट्री जो है हिंदी में पढ़ रहे हैं या पढ़ी आपने, तो जब वो जो भी ट्रांसलेशन करते हैं या होता है, क्या हिंदी होने के बाद भी उस कविता में वो बात रह जाती है कि नहीं? कई बार होता है कि क्योंकि कुछ शब्दों का एग्जैक्ट ट्रांसलेशन, कई बार क्या होता है, एक भाषा का सही सटीक शब्द दूसरी भाषा में नहीं होता है। बिल्कुल। जैसे आप रिलीजन और धर्म को जोड़ के देखेंगे, या कोई और वर्ड, जो टर्म होती है इंग्लिश में वो सेम टर्म हिंदी में नहीं होती है जी। तो ये फर्क पड़ता है, ज़रूर पड़ता है। इसका 100% आप उसका एग्जैक्ट ट्रांसलेशन तो नहीं कर सकते हो, लेकिन जो भाव है उसका वो ज़रूर समझ आता है। और बहुत सारे कई बार कवि बहुत अच्छा ट्रांसलेशन करते भी हैं। तो अभी तक मैंने ऐसा कुछ देखा नहीं है कि जिसका कुछ जो भाव है वो खो गया हो ट्रांसलेशन के जरिए। वो बहुत ज़रूरी है। हाँ। उसका ना खोना। और अभी जैसे मैं उर्दू पोइट्रीज पढ़ता हूँ तो अक्सर वो, क्योंकि मुझे उर्दू स्क्रिप्ट आती नहीं है जी, तो मैंने प्रिंट सीखी थी। पहले मैं ब्रेल में ही सब कुछ करता था, अभी भी मुझे ब्रेल आती है, लेकिन मैंने प्रिंट सीखी ताकि मैं इस जरिए से भी कुछ चीज़ों को तलाश कर सकूं, एक्सप्लोर कर सकूं। तो मेरे को स्क्रिप्ट सिर्फ हिंदी आती है और इंग्लिश आती है, तो मैं उर्दू की बुक्स को हिंदी जो ट्रांसलेटेड, जो हिंदी में रिटन होता है, स्क्रिप्ट में होता है, जैसे जॉन एलिया की हो गई गाहे गाहे बस अब यही हो गया, या फैज़ अहमद फैज़ की होगी मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब नमा, ऐसे करके बहुत सारी, सब मैंने उसी का वो हिंदी में लिखी हुए कंटेंट को मैंने पढ़ा है, कविताओं को पढ़ा है, पोइट्री को पढ़ा है। ये तो बहुत खूबसूरत है। मतलब अपने आप में पोइट्री एक बहुत ही खूबसूरत, मतलब आप पहली बात तो पढ़ने की अगर आदत हो जाए तो मुझे लगता है किताबों से अच्छा दोस्त हमारा और कोई हो नहीं सकता। बिल्कुल। और पोइट्री भी एक ऐसी, मतलब पोइट्री पढ़ना ही अपने आप में या सुनना ही अपने आप में बहुत सुकूनदायक है। लिटरेचर अपने आप में एक बहुत ज़बरदस्त माध्यम है अपनी बात को कहने का। बिल्कुल। तो आप थोड़ा मुझे ये भी बता सकते हैं कि अगर आप चाहें तो, कि स्कूल के पढ़ाई के अलावा जो अनुभव थे आपके स्कूल के दिनों में, वापस लौटते हैं थोड़ा, उसके बाद हम थोड़ा सा कॉलेज पे भी लौटेंगे, कि अनुभव पढ़ाई के अलावा, आप एक ही इसमें जवाब दे सकते हैं कि पढ़ाई के अलावा जो अनुभव थे आपके स्कूल में और कॉलेज में किस तरह के थे। जैसे कॉलेज में आप एक एज अ डिफरेंटली एबल गए और उसके बाद आपने जो सामान्य बच्चे हैं उनके साथ पढ़ाई करना स्टार्ट किया, तो किस तरह के चैलेंजेस आए और आपने उनको टैकल कैसे किया? और स्कूल के अनुभव, क्योंकि नए नए हिसार से एक लड़का आया है, छोटा बच्चा, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि हॉस्टल में एकदम परफेक्ट माहौल मिले। शुरू में होता है कई बार कि आप स्टडीज़ को लेके बहुत ही कंसर्न रहते हैं कि आपके पास मौका ही नहीं आ पा रहा है, आप बहाव में बहते चले जाते हैं। तो थोड़े बहुत चैलेंजेस, जब मैं यहाँ पहली बार आया देहरादून में, शुरू में कुछ चैलेंजेस, क्योंकि मेरी जो मदर टंग थी वो हरियाणवी थी और मैंने हिंदी में स्विच किया।
कुछ शब्द आते थे तो कई बार बच्चे पकड़ते भी हैं, जैसे कोई गढ़वाल से है, कोई दूसरे एरिया से, तो सब लोग ऐसा होता है कि एक दूसरे के शब्द को पकड़ते हैं, कोई कश्मीर से है, अलग अलग बैकग्राउंड से सब लोग आ रहे हैं, तो ऐसा होता है। पर उससे मुझे सीख मिली, मेरे प्रोनाउंसिएशन, मेरा उच्चारण, मेरा तलफ़ुज़ सुधरा उससे। बेहतर हुआ, बिल्कुल। और आपका लगता नहीं है कि आप हरियाणा से बिलोंग, अगर आप, कई बार होता है ना कि हरियाणवी टच रह जाता है। हाँ, लेकिन अभी आपका ऐसा समझ में नहीं, अगर आप खुद ना बताएं। बहुत शुक्रिया। वैसे असल में होना चाहिए कि आपका मदर टंग आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए, बिल्कुल, और हर भाषा को सीखा जाना चाहिए। मुझे तो ये लगता है भाषा में कोई भेदभाव, भाषा एक माध्यम है, कोई बैरियर नहीं है ना, एक्सप्रेस करने का खुद को। तो लेकिन ये मेरी कमी भी अब मुझे लगती है कि मुझे हरियाणवी उस तरह से नहीं बोल पाता हूँ जैसे एक हरियाणवी होने के नाते बोलनी चाहिए। पर ये कई बार कॉम्प्लीमेंट लगता है कि मैं, मेरे जो हिंदी हो गई या अंग्रेजी हो गई, उसमें हरियाणवी टच नहीं आता। नहीं, उसमें तो फिर आप इसको एज अ कॉम्प्लीमेंट ही लें, क्योंकि आप जिस जगह काम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, जिस क्षेत्र के लिए और जिस क्षेत्र में हैं आप, अगर आप हरियाणा, अभी आप आपकी कहीं पोस्टिंग होती है हरियाणा में, तो आपको, मुझे नहीं लगता कि 2-3 महीने से ज्यादा लगेगा कि आपको वापस से वो टच। मैं हरियाणवी बोल सकता हूँ, पर कई बार लगता है बनावटी टच आ रहा है उसमें। हाँ, वो अभी आ रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप वहीं पोस्टेड होंगे कहीं, आप अगर वहीं पढ़ रहे होंगे, तो मुझे नहीं लगता कि आपको मुश्किल होगी। बाकी कॉलेज के दौर में बताएं कि क्या आपको कैसे चैलेंजेस थे? अच्छा, स्कूल टाइम से मैं बताना शुरू करता हूँ कि कैसे स्कूल टाइम में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिली। जैसे बाल सभा एक इवेंट होता था, हर शनिवार को बाल सभा रखी जाती थी, और सब लोग बहुत एक्साइटेड होते थे, क्योंकि पहले आपका नंबर आना बड़ी बात होती थी, क्योंकि आप 11th-12th क्लास के जो सीनियर्स हैं वो हर क्लास में आते थे, और आपको क्या परफॉर्म करना है वो सब नोट डाउन करके लेके जाते थे। फिर कोई एंकरिंग करता था, उसमें इतनी सारी लिस्ट होती थी, तो बहुत मुश्किल होता है। तो मुझे अपना एक्सपीरियंस याद है, 2nd या 3rd क्लास में हुआ करता था मैं, या शायद 4th, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा। तो इन क्लासेस में था, और मुझे एक पोएम के लिए मैंने अपना नाम दिया था, तो मुझे पढ़नी थी, रिसाइट करनी थी, और मैं थोड़ा था इंट्रोवर्ट, या कह लें कि पब्लिक में बोलने में मुझे डर लगता था, हिचकिचाता था मैं। तो मैंने कहा कि नाम लिखवा देता हूँ। वैसे भी पॉसिबल होता है, कई बार नहीं भी होता है, कि आपका नाम आए या ना आए। तो मैं निश्चिंत होके बैठ गया बाल सभा में कि क्या पता मेरा नाम आएगा नहीं आएगा। तो बहुत देर से बैठा था, तो मैं सुनता हूँ कि स्टेज पे मेरा नाम अनाउंस किया जाता है, और गज़ब चीज़ ये हुई कि क्योंकि हम ज़मीन पे पालथी मार के चटाई के ऊपर अच्छे से बैठते थे, तो मेरा पैर उसी वक्त सो गया, और ये गज़ब हुआ कि 2-3 बार मेरा अनाउंस कर दिया है, और मैं उठ नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि मेरा पाँव है वो सो रखा है, वो मूव नहीं कर सकता है उस टाइम। और जो वाइस प्रिंसिपल मैम थी उस टाइम पे, उन्होंने कहा केवल आपका नाम बुला रहे हैं। मैंने कहा मैम पैर सो गया। अब वो बार बार स्टेज से आवाज़ दे रहे हैं, उन्हें सुनाई नहीं आ रहा कि किस वजह से केवल आगे नहीं आ रहा है। तो दूर से ही मैम चिल्ला रही है कि 1 मिनट रुको, उसका पैर सो गया है, वो आ रहा है। तो ये बहुत ही कॉमेडी वाली चीज़ हुई। उसके बाद 4th क्लास में जब हम थे, तो हाउस सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ। तो उसमें क्या था कि हाउसेस अलग अलग 4 तरह के, हेलन केरल, जॉन मिल्टन, होमर और लुई ब्रेल, ये चारों हस्तियां बहुत ही पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ की लिहाज से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और बहुत अच्छे नाम सुझाए गए थे। ये मुझे लगता है कि आज भी मैं अपने आप को हेलन केलर हाउस से जोड़ के देख पाता हूँ, मुझे बहुत खुशी होती है। तो वहाँ मुझे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिली परफॉर्म करने की, चाहे वो प्ले परफॉर्म करना हो, थिएटर परफॉर्म करना हो, सिंगिंग हो। मैंने गज़लें गाई बहुत सारी। जगजीत सिंह मेरे फेवरेट हुआ करते थे, अभी भी मैं सुनता हूँ उनकी ये कागज़ की कश्ती, वो तो काफ़ी और भी बहुत सारी गज़लें हैं। चिट्ठी ना कोई संदेश गीत है, और भी बहुत सारी गज़लें मैंने जगजीत सिंह साहब की गाई, गीत गाए, ग्रुप सॉन्ग्स हुए, अलग अलग इवेंट्स में गाए, कंप्यूटर कंपटीशन में गया, और भी तरह तरह की अपॉर्चुनिटीज़ मुझे वहाँ से मिलने लगी थी। 7th क्लास में फर्स्ट टाइम हुआ कि एक 7th क्लास में एक स्टूडेंट को, जैसे ही मैं 7 से पास आउट हुआ, 8 में जा रहा था, उससे पहले मुझे जो हाउस लीडर्स हुआ करते थे, फर्स्ट हाउस लीडर और सेकंड, 2 बॉयज़ में होता है, 2 गर्ल्स में। तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात थी कि 7th 8th क्लास में मैं सेकंड हाउस लीडर बन गया था, और उसके बाद 12th तक आते आते मैं हाउस लीडर बन गया था, और 12th में मैंने ये जिम्मेदारी
अपने बोर्ड्स एग्जाम्स की वजह से किसी और को सौंपी। तो बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे स्कूल टाइम पे ही। मुझे परफॉर्म हर तरह की आर्ट मुझे मतलब perform एक करने स्टेज को फेयर मौका होता है वो चला गया एक तरीके से। बिल्कुल, लेकिन मुझे डर ये था कि मैं, क्योंकि मेरी आँख कंटिन्यूअसली मूव करती है, तो मुझे अभी भी कुछ तरह का हल्का फुल्का डिस्ट्रैक्शन होता है इसकी वजह से। और मैं फिर रीड करके करने लगा था, पोइट्रीज जैसे नज़में पढ़ता था, गज़लें पढ़ता था, चाहे वो अलामा इकबाल की हो, फैज़ की हो। उस वक्त तो मैं फैज़ को उतना नहीं जानता था, क्योंकि कॉलेज टाइम पे मैंने ज़्यादा समझा इनके लिटरेचर को। उर्दू मैं उतनी नहीं जानता था, थोड़ी थोड़ी मैंने सीखी, गज़लों से ही मेरे को उर्दू सीखने का इंस्पिरेशन मिला। कॉलेज टाइम पे मैंने काफ़ी इवेंट्स में पार्टिसिपेट किया, क्योंकि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती, अलग अलग कॉलेज में जाके परफॉर्म किया मैंने। उसके अलावा मैं हॉस्टल में रहता था कॉलेज टाइम पे। रामजस कॉलेज के जो हॉस्टल का जो ग्रैंड इवेंट होता है, फेस्ट होता है, उसमें मैंने एंकरिंग की। तो बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिली मुझे। जी, तो मतलब वही है कि आपने जितना सीखा वो आप साथ के साथ उसको अप्लाई करते चले गए, और जिस वजह से आपका जो एक तो स्टेज का जो डर है वो चला गया, और दूसरा आप बेहतर होते चले गए अपनी कला में। मैं ये जानना चाहूँगा एक तो कि पहले तो ये बताइए कि जैसे आपकी मम्मा हैं, आपने उनके बारे में बताया। पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर वो उन्होंने आपको प्रेरित किया यूट्यूब जैसी चीज़ के लिए, जबकि घर वाले अक्सर मना किया करते हैं कि यार ये सब क्या तुम चला रहे हो, पर पहली बात तो ये अपने आप में बहुत ही बड़ी बात है। उस दौर में भी 2009, 10, 11 जब भी देखोगे आप इसको, 2011-12 के बाद में भी ये बहुत बड़ी बात है कि कोई पेरेंट अपने बच्चे को यूट्यूब जैसी एक प्लेटफॉर्म पे आने की सलाह दे, ये बहुत बड़ी बात थी। तो मुझे लगता है आपकी मम्मा को तो पहली बात तो सेलिब्रेट किया जाना चाहिए कि उन्होंने खुद की जो इच्छाएं हैं या जो उनसे पूरी नहीं हो सकी, उन्होंने कभी इस बात को नहीं थोपा कि आप ज़बरदस्ती वही करो जो वो चाहें। आपको उस काबिल बनाया कि पहली बात तो वो काबिल बनाया, हाँ, और दूसरी बात ये कि आपको उन्होंने पूरी तरीके से आज़ाद रखा कि बच्चे जो भी चाहें वो करें। और उसके बाद भी आपका जो व्यक्तित्व है वो इतना शानदार निखर के आया है कि मुझे लगता है आपकी मम्मा जो है उसके लिए बहुत बहुत नहीं, मेरे को लगता है आपसे भी ज़्यादा अगर योगदान किसी का है तो आपकी मम्मा का है। और मैं इस बात को लेके खुले तौर पे ये बात कह सकता हूँ। बाकी इसके लिए मैं बहुत कम शब्दों में इस तरह का शब्द इस्तेमाल करता हूँ। मेरे लिए बहुत खुशकिस्मती और गर्व की बात है कि जो मेरी मम्मा का सपना था, जो मेरी माँ का सपना था, उन्होंने वो जब हम स्कूल में हुआ करते थे उस वक्त 2014 में उन्होंने अपनी 10th की, जो कि इतने साल के बाद उन्होंने फिर से अपनी फॉर्मल एजुकेशन शुरू की। 2016 में उन्होंने अपनी 12th की है, और आज भी वो हमसे डिस्कस करती है। मेरी जो मम्मा है वो हमेशा मेरे टच में रही, हमेशा एक फ्रेंड की तरह उन्होंने बिहेव किया। स्कूल में क्या इवेंट्स चल रहे हैं, क्या क्या करा रहे हैं, क्या तुम्हें निखारने की ज़रूरत है, हमेशा एक क्रिटिक से ज़्यादा बड़ा सपोर्ट की तरह उन्होंने काम किया। मेरी मौसी जी है जिन्होंने मेरे को प्रिंट पढ़ना सिखाया, पोइट्रीज़ को कैसे पढ़ा जाता है, कैसे प्रोनाउंस किया जाता है, कैसे चीज़ें की जाती हैं। उनको बहुत 30 साल का एक्सपीरियंस है थिएटर और इन सब चीज़ों का। वो निर्देशन करती हैं बहुत सारे प्लेज का, काफ़ी उन्हें अपने आप में इंस्टीट्यूशन ही है वो। हाँ बिल्कुल। तो मेरी मौसी, मेरी मम्मा दोनों ही मेरे लिए इंस्पिरेशन का काम दोनों ने किया, और बहुत अच्छे से, बहुत बखूबी इस रोल को उन्होंने निभाया है, माँ होने का, मौसी होने का। तो अगर मैं किसी शख्स को अपना इंस्पिरेशन का श्रेय देना चाहूँ तो वो मेरी माँ ही है। जी, तो हम पहुँच चुके हैं अपने कार्यक्रम के आखिरी दौर में। तो पहले तो मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा ऑन अ लाइटर नोट, कि बचपन में आप शैतानी करते थे, सभी करते थे, हम भी करते थे। तो आपकी मम्मा ने आपको बहुत प्रेरित किया, ये बात तो सही है, पर कभी डांट या मार उस तरह से आप तीनों में से किसी को, जो भी आपके भाई बहन हैं दोनों, आपको ज़्यादा थोड़ा डांट पड़ी है घर पे या फिर उनको? माँ तो माँ होती है, कोई भी बच्चा हो। तो मेरी भी मार पिटाई हुई है, सिर्फ डांट ही नहीं, कई बार डांट से काम नहीं चलता है। बिल्कुल। तो मेरी भी मार पिटाई हुई है, लेकिन हाँ, हम बच्चों में जो मेरी मम्मा है वो भी कहती है कि सबसे कम अगर कोई पिटा है तो वो मैं हूँ, क्योंकि मैं बहुत छोटी उम्र से ही हॉस्टल में रहने लगा था। मेरी सिस्टर भी मेरे साथ आई थी देहरादून, लेकिन उससे पहले से ही मैं एक स्कूल होता था जो
कि हॉस्टल वहाँ भी था जी। तो मैं वहाँ पे हॉस्टल में रहा था। तो मैं बहुत छोटी कम उम्र से ही हॉस्टल में रहने लगा था। तो एक लगाव होता है कि कभी कभी आना, जी जी उस वही वक्त तो बहुत मुश्किल होता है कि आप जब कभी कभी आते हो तो आपको डांट पड़े, मार पड़े। उस वक्त कोशिश होती थी 2 महीने की हमारी छुट्टी, 1.5 महीने के आसपास समर वेकेशन होती थी और ऑटम वेकेशन हमारी ऐसे ही 20-25 दिन की होती थी। तो ऐसे करके इतना ही हमें साल में घर जाने को मिलता था। तो कोशिश उनकी पूरी ये होती थी कि हमारे फेवरेट खाना, हमारी फेवरेट जी, चीज़ें वही। हमें प्यार से बहुत अच्छे से रखा जाए। तो लेकिन हाँ, छोटा था तो ज़रूर मेरी मार पिटाई हुई है, गुस्सा करती थी। लेकिन अब एक दोस्त की तरह, आज तो नहीं होती खैर, बड़े हो गए, लेकिन अभी भी वो एक दोस्त की तरह सारी चीज़ें पूछती है और दोस्त की तरह सजेस्ट करती हैं। जी। और हमारे साथ वो भी सीख रही होती हैं। बिल्कुल। जो चीज़ें मैं सीख रहा हूँ मेरी लाइफ में, ऐसा लगता है उनकी भी ज़िंदगी उसी तरह से चल रही है। वो भी उसी तरीके से सवाल देखो, ये करती बहुत हैं। अच्छी बात है कि हम साथ साथ सीखते हैं, तो फिर और गलतियों की इस गुंजाइश बार, भी है। पिछली बार बहुत इस उम्र में आके 50 के आसपास हो गई हैं वो। पिछले साल उन्होंने थाईलैंड में पैरा ओलंपिक में पैरा लॉन बॉल था जिसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया 49-48 की एज में। उन्होंने अपने स्पोर्ट्स करियर की शुरुआत की, जो कि मुझे बहुत इंस्पायर करता है। वो कभी हिम्मत नहीं हारती हैं। तो मेरे लिए इस तरह के व्यक्तित्व, इस तरह के पर्सनालिटीज़ को हमको सेलिब्रेट करना बहुत ज़रूरी है, तभी लोग प्रेरणा लेते हैं। तो बहुत ही खूबसूरत, आपने खूबसूरती के साथ अपना ये जो भी आपका एक्सपीरियंसेस थे वो बयां किए। अब कार्यक्रम के अंतिम चरण में मैं ये जानना चाहूँगा कि पोइट्री की जहाँ तक बात की आपने, तो क्या सिर्फ आप पोइट्री सुनने के बाद कभी भी आपको ऐसा नहीं लगा कि आपको खुद भी लिखना चाहिए? पहली बात। और दूसरी बात, अगर नहीं, या लगा हो या नहीं लगा हो, आप कोई भी ऐसी खूबसूरत कविता जो आपके दिल के बहुत करीब हो, उसके 2 लाइन भी अगर यहाँ पे हमारे श्रोताओं के लिए पढ़ दें तो बहुत खूबसूरती रहेगी इस इंटरव्यू की। बेसिकली मैं अभी तो दूसरों की कविताओं को आवाज़ देता हूँ, उनको कोशिश करता हूँ उसी एक्सप्रेशन के साथ, उसी इमोशन के साथ पढ़ने की, चाहे वो फैज़, गालिब या कोई भी हो, दुष्यंत कुमार हो, नागार्जुन हो, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना हो, सभी की कविताएं, और सभी की काफ़ी कविताएं हैं। मुझे फैज़ की बहुत सारी कविताएं हैं, फराज़ की बहुत सारी कविताएं हैं जो बहुत दिल के करीब हैं मेरे, और हबीब जालिब की कविताएं हैं। तो बहुत सारी कवियों की कविताएं, बहुत सारे पोएट मुझे पसंद है। तो ये तो मुश्किल है मेरे लिए कि कोई एक कविता पढ़ सकूं, पर मैं 2 लाइन ज़रूर, कोई भी रैंडमली जो मुझे याद है वो ज़रूर पढ़ूंगा। और बात रही कविता लिखने की, तो मैंने कोशिश की थी स्कूल टाइम पे, वो असाइनमेंट मिलता है तो मैंने लिखी भी थी। उसमें अपने नाम का भी मैंने यूज़ किया था। हाँ, तो बहुत ज़्यादा पढ़ना मेरे को लगता था। पहले मैंने सोचा था कि मैं पहले ना कविता लिखना शुरू करूँगा, फिर बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ जितना ज़्यादा पढ़ते हो उतने ज़्यादा अच्छे से लिखना आप, क्योंकि आपके पास वोकैबुलरी होती है, आपको एक्सपीरियंस होता है, जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतना अच्छा लिख पाओगे आप। तो शुरुआत नहीं की है मैंने फिर से लिखने की, लेकिन हाँ, इसको मुझे ज़रूर किसी दिन करना है। और कविता के लिए मुझे बस 2 लाइनें याद आ रही है। एक जगजीत सिंह की गज़ल है शायद, कभी खामोश बैठोगे कभी कुछ गुनगुनाओगे, कभी खामोश बैठोगे कभी कुछ गुनगुनाओगे, मैं उतना याद आऊँगा मुझे जितना भुलाओगे। तो बस इन्हीं लाइन्स के साथ। जी, तो बहुत ही खूबसूरत। और अंत में मैं चाहूँगा कि आप हमारे श्रोताओं के लिए छोटा सा कोई संदेश अगर देना चाहें, फिर उसके बाद हम इस कार्यक्रम के समापन की। बिल्कुल, मैं बस यही कहूँगा कि जब कभी भी आपको जैसी भी अपॉर्चुनिटीज़ मिले, चाहे आप स्कूल में हो तो प्लीज़ उसे ग्रैब करो, उसे लो, उसे हासिल करो और उसको इस्तेमाल करो। अगर आप स्कूल में हो या कॉलेज में हो, कहीं भी हो आप, पढ़ाई आपकी होती रहेगी। आपने एडमिशन लिया है, आप ज़रूर पढ़ेंगे, पर एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ जो बाकी स्किल्स है, चाहे वो कंप्यूटर, म्यूज़िक या जो भी आपका पैशन है, उसमें आप अपना 100% दो। आपको डर ज़रूर लगेगा, लेकिन जिस दिन आप उस डर को, उस पर काबू कर लेंगे, और वो तभी होगा जब आप कोशिश करेंगे। तो पहले चाहे कोई भी किसी भी कितने बड़े मुकाम पे पहुंचाओ, एक दिन वो भी बिगनर रहा था। तो इसलिए बस मेरा यही मैसेज है कि शुरुआत करें, चाहे जिस भी फील्ड में आपको जाना है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका स्टूडियो में आने के लिए। तो अभी आप सुन रहे थे 91.2 हेलो दून पर हमारी ख़ास बातचीत केवल कृष्ण शर्मा जी के साथ।
मेरी बात सीज़न 2 में। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।